हर्षिता, आपको याद है लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? यस सर, कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म एंड डिस्टेंस फार्मूला तक गए थे उसमें। डिस्टेंस ओके, फार्मूला के लिखिए क्वेश्चंस टॉपिक लिखिए, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। वो डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं था कसक, सॉरी हर्षिता, वो था आपका कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म, और जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला भी यही होता है और ऐसे ही डिराइव होता है। तो वो हम लोग पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ रहे थे बेसिकली। हाँ, तो कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म आप लोगों सबका हो चुका है, कसक का भी हो चुका है, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक इज परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है परमिटिविटी, समझिए। अब एक सिंपल से बात सोच के देखिए कि जब आप फ्रीली अपने घर में चलते हो तो कौन सा मीडियम है? एयर मीडियम है। तो आप एयर मीडियम में बहुत इजीली चल पाते हो, मूव कर पाते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं तुम पानी में चले जाओ और पानी में भी चल के दिखाओ, क्या आप उतना ही फ्रीली चल पाओगे? आंसर विल बी नो। नो सर, नो, you will get some resistance in return from the water molecules ना। जब आप वाटर में मूवमेंट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपके मोशन को अपोज करेंगे, रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। यानी कि हर मीडियम में आपका मूवमेंट सेम फ्लो में नहीं होगा। ओके, इन द सिमिलर वे, अच्छा सेम फ्लो में क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मीडियम के पार्टिकल्स आपके मूवमेंट को अपोज करते हैं। इन द सिमिलर वे, जब चार्ज पार्टिकल्स को किसी मीडियम में डाल दो तो मीडियम के पार्टिकल्स भी चार्जेस के बीच में फोर्स को अपोज करते हैं। और हमें पता है कि एयर मीडियम जो है वो सबसे रेयरेस्ट मीडियम है, सबसे लेस डेंस मीडियम है, सबसे लीस्ट डेंस मीडियम है। तो एयर पार्टिकल्स में ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा और फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स विल, चार्ज पार्टिकल्स विल बी मैक्सिमम। जब इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को किसी दूसरे मीडियम में डाल दो, मान लो वाटर में डाल देते हैं, ठीक, तो वाटर में मीडियम के ऑब्स्टेकल्स बढ़ जाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वाटर में फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स घट जाएगा। ठीक, इन द सेम वे, क्योंकि दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को अपोज करेगा मीडियम का पार्टिकल और वो घट जाएगा। आप खूब तेजी से चलना चाह रहे हो लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको अपोज करेंगे तो आपकी स्पीड धीमी हो जाएगी। इन द सिमिलर वे, खूब फोर्स लग रहा है चार्जेस के बीच में लेकिन मीडियम के पार्टिकल्स ने उस फोर्स को अपोज किया तो फोर्स कम रिड्यूस हो जाएगा। तो एयर में उन्हीं चार्ज के बीच में उन्हीं उतनी डिस्टेंस पे फोर्स ज्यादा लगेगा और वाटर में उन्हीं चार्ज के बीच में उतनी डिस्टेंस पे फोर्स कम लगेगा। क्यों कम लगा? मीडियम के अपोज करने की वजह से। दिस टेंडेंसी ऑफ द मीडियम पार्टिकल या दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विल बी कॉल्ड एज परमिटिविटी। बोलो, परमिटिविटी समझ आया? यस सर। यस सर। व्हाट इज परमिटिविटी? The tendency of water to resist our movement. Exactly. Tendency of a medium to oppose electrostatic force between charges. Tendency of a medium to oppose electrostatic force between charges is called as Permittivity. permittivity. Called as permittivity. इसी को permittivity कहते हैं। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था that force, electrostatic force between two charges. Let us suppose we have two charges Q1 and Q2 placed at a distance r, then F is equal to K Q2 divided by r square. Okay, this depends. परमिटिविटी, अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी अलग होती है, अलग अलग मीडियम की अपोजिंग टेंडेंसी। अब जितने भी मेटल्स आपके पास हैं, क्या सारे मेटल की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस सेम होता है? No sir.
No, sir. नहीं ना, हर रेजिस्टिविटी अलग है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी अलग है, किसी और मेटल की रेजिस्टिविटी अलग है। इन द सिमिलर वे हर मीडियम का रेजिस्टिंग टेंडेंसी, अपोजिंग टेंडेंसी अलग अलग है, तो हर मीडियम की परमिटिविटी भी अलग अलग होगी। तो सिंस K डिपेंड्स अपॉन मीडियम, मतलब कि K डिपेंड्स अपॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, राइट? So if permittivity changes, K will change, and if K changes, F F changes. will change. Okay? Yes, sir. Exactly. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, that K is equal to 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। किस मीडियम में? ये फ्री स्पेस में है। फ्री स्पेस में K की वैल्यू ये होती है। अब K के लिए क्या इक्वेशन है? K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। 4 पाई एप्सिलॉन। ये K एस आई पूरा आवाज काट ही आ रहा है सर। मेरा ऑडियो क्लियर नहीं है? मेरा ऑडियो क्लियर नहीं है? No, sir. नहीं आ रहे सर, कभी कभी। अभी ठीक है? Yes, अभी sir. ठीक है। ठीक है। So this is called as epsilon, and this is nothing but permittivity of a medium. सर पाई के बाद कौन सा चार्ज है, मतलब कौन सा Sorry? सिंबल है पाई के ये बाद? कौन सा एप्सिलॉन, symbol है? एप्सिलॉन देखो ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे Okay. एप्सिलॉन कहते हैं, APSION, एप्सिलॉन कहते हैं इसको, ठीक? एप्सिलॉन। And this epsilon is used to represent permittivity. ठीक है? तो permittivity of free space को epsilon naught से represent करते हैं। This epsilon naught is equal to 8.85 into 10 raised to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक? This is epsilon naught, epsilon naught एयर के लिए, एयर मीडियम के लिए, एयर फ्री स्पेस के लिए। एयर और वैक्यूम। यस, क्या कह रहे हो टाशी, बोलो। वैक्यूम। हाँ वैक्यूम, एयर या वैक्यूम फ्री स्पेस, जो भी कहना है कह लो। ठीक है, कोई दिक्कत? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो बेटा साफ साफ, ये एप्सिलॉन और के एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू कम होगी तो के की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर के की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू भी, यानी कि एप्सिलॉन के रिड्यूस होने से फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, और एप्सिलॉन के इंक्रीज होने से फोर्स की वैल्यू रिड्यूस होगी। देखो एप्सिलॉन की वैल्यू अगर कम होगी तो के की वैल्यू बढ़ेगी, और के की वैल्यू बढ़ने से फोर्स की वैल्यू घटेगी, और अगर एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी तो के की वैल्यू घटेगी, तो फोर्स की वैल्यू भी घट जाएगी। एंड एप्सिलॉन इज मिनिमम इन फ्री स्पेस या एयर, और वो कितना होता है मैंने बताया पीछे, दैट इज 8.85 into 10 to the power minus 12, 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। And since epsilon is minimum in free space, so force of electrostatic is maximum in free space. ठीक है? और वो फोर्स तो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड नहीं करेगा ना, फोर्स तो डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर भी। ठीक है, तो इसलिए फोर्स की वैल्यू हम नहीं लिख सकते एयर फ्री स्पेस में कितना होगा, बट एप्सिलॉन इज अ कांस्टेंट, तो एप्सिलॉन की वैल्यू फिक्स होगी किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है? No, sir. बोलो। अब है आपका रिलेटिव परमिटिविटी।
रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। कई बार ना किताबों में ऐसा भी लिखा होता है, तो सेम ही बात है, या तो आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, रिप्रेजेंटेशन इज सेम। ठीक, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद है आपको क्लास 9th में 11th में पढ़ा था रिलेटिव डेंसिटी, याद है? यस क्या सर। था? हाँ, क्या था कसक? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ द मीडियम, है ना? अच्छा, वो जो ऐसे रेफरेंस ही हाँ, रेफरेंस मीडियम का डेंसिटी नीचे लिखते थे, वैसे ही यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी लिख रहे हैं उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसे ही आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी लिखते थे, याद है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करते थे आप किससे बोलो? एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ना, C/V, याद है? तो वैसे ही यहाँ पे भी कंपैरिजन है, बेसिकली कंपैरिजन। तो किसी भी मीडियम की अगर मुझे परमिटिविटी बतानी हो तो क्या करेंगे? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। ओके सर। अगर मान लीजिए मैं एक सवाल पूछ दूं आपसे कि किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी अगर 81 है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज 81। ठीक, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम विल बी इक्वल टू 81 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर। और अगर आप फोर्स की बात करोगे तो फोर्स ऑफ बिटवीन द चार्जेस इन दैट मीडियम विल बी इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय 81। तो अब सिचुएशन को सोचो, अगर रिलेटिव परमिटिविटी 81 है, इसका मतलब ये है कि किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 81 है, इसका मतलब ये है कि एयर के रिलेटिव परमिटिविटी से 81 टाइम्स ग्रेटर है उस मीडियम की। मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक मीडियम है, लेट अस सपोज कुछ भी, मान लो ऑयल है, ऑयल एक मीडियम है, ठीक? तो ऑयल की परमिटिविटी अगर 81 है, इसका मतलब ये हो गया कि ऑयल का जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वो एयर की परमिटिविटी से 81 टाइम्स बड़ा है, पहली बात। दूसरा मतलब ये है कि अगर दो चार्ज बॉडी को ऑयल में रखोगे तो एयर में जितना फोर्स लगेगा उससे 81 टाइम्स लेसर लगेगा। तो अगर परमिटिविटी 81 टाइम्स बढ़ गया तो फोर्स 81 टाइम्स घट जाएगा, सिंपल। इसके बेस क्वेश्चंस आए इसलिए मैं ये बता रहा हूं, ठीक है? तो अगर किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से 4 टाइम्स ग्रेटर होगा और उसमें जो फोर्स लगेगा वो एयर के फोर्स से 4 टाइम्स लेस होगा। ठीक, समझ पा रहे हो? जैसे मैं कहता हूं कि किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी मान लो 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो होगी वो एयर की परमिटिविटी से 4 टाइम्स बड़ी होगी और उस मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो एयर के में लगने वाले फोर्स से 4 टाइम्स लेसर लगेगा। समझ पा रहे हो? मैंने क्या बोला कि देखो यहाँ पे पता है ना कि परमिटिविटी अगर बढ़ जाएगा तो फोर्स देखो घट जाएगा, परमिटिविटी बढ़ने से फोर्स घटेगा। तो 4 टाइम्स परमिटिविटी हो यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम बढ़ गया तो फोर्स देखो घट गया। ठीक, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बोलो। जैसा मैं कहता हूं कि परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ लिक्विड, किसी लिक्विड की रिलेटिव परमिटिविटी मान लो दे रखी है 8, तो तुम्हें फाइंड करना है कि
उस लिक्विड की खुद की परमिटिविटी क्या होगी पहले, और फिर फाइंड करना है कि फोर्स कितना लगेगा उस लिक्विड के अंदर। कम ऑन जल्दी से बताओ। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी मीडियम की परमिटिविटी को एयर से कंपेयर करेंगे तब रिलेटिव आएगा। तो किसी लिक्विड की रिलेटिव परमिटिविटी 8 है, उसकी खुद की परमिटिविटी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, तुम्हारे भाई के पास 5 रुपए हैं। जब तुम दोनों को मैंने कंपेयर किया तो मैंने बोला कि जो तुम्हारे पास पैसे हैं वो तुम्हारे भाई के पैसे से 2 गुना ज्यादा है, 2 टाइम्स ग्रेटर है ना। तो उसके पास 5, तुम्हारे पास 10। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ना, ये मल्टीपल बता रहा है कितने टाइम्स ग्रेटर है। रिलेटिव 70 परमिटिविटी times 8, रिलेटिव 8 into 10 परमिटिविटी, to the power 12. हाँ रिलेटिव परमिटिविटी 8 का मतलब ये है कि एयर की परमिटिविटी से उस लिक्विड की परमिटिविटी 8 टाइम्स ग्रेटर है। ठीक है, तुम्हारे पास 10, तुम्हारे भाई के पास 5। मैंने बोला कि तुम्हारे पास पैसे जो है वो 2 टाइम्स ग्रेटर है तुम्हारे भाई से, तो 2 जो हो गया वो रिलेटिव परमिटिविटी हो गया, समझ रहे हो। Yes. और 10 जो हो गया वो तुम्हारा अपना पैसा हो गया, 5 जो है तुम्हारे भाई का पैसा है, 2 तुम्हारा रिलेटिव परमिटिविटी है। तो मैंने पूछा कि अगर 2 टाइम्स तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं, तुम्हारे भाई के पास पैसे 5 है, तुमको पता है तुम्हारे पास 10 ही तो होंगे ना, 8 2 into 5 है ना। ओके तो 8 into एप्सिलॉन नॉट, और फोर्स इन लिक्विड निकालना हो, क्या करोगे, एफ नॉट अपॉन EM. Sorry, ER. एप्सिलॉन। Epsilon. हाँ एप्सिलॉन, ठीक है। यानी कि ई एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन एम। तुमको सुनकर मैंने भी ई बोल दिया उसको, है। सर E अच्छा अच्छा लग रहा है, उसको E बोलना अच्छा लग रहा है. हाँ, ई ना, ई इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईएमएफ। तुम घबराओ मत, 4th चैप्टर में पहुंचेंगे ना तो वहां पे ई यूज करेंगे ऐसे। इसको ई को ईएमएफ कहते हैं, ईएमएफ। तो फिर कंफ्यूज ना हो ईएमएफ और एप्सिलॉन में, ठीक है। इसलिए जिसका जो नाम है वो वैसे ही पढ़ते हैं। और ये ई नहीं है एक्चुअली में ये ऐसा ही है। इसको ये एक वेरिएबल है, जिस तरीके से अल्फा बीटा गामा वेरिएबल है ना, वैसे ये भी वेरिएबल है। इसको एप्सिलॉन इसका नाम है, ठीक है। एक्स वाई जेड वेरिएबल है ना, वैसे ये भी है। It is used to represent any certain thing. Okay, so force in any medium is equal to force F naught upon epsilon r. तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, ठीक है। हर्षिता, स्टेंजन, टाशी पुंचुक, यस सर। फुंगसुक वेंगडू। यहाँ देखो, मैंने बोला कि रिलेटिव परमिटिविटी अगर 10 है, बताओ परमिटिविटी कितना होगा उस मीडियम का, जल्दी बोलो। टाशी पुंचुक, कम ऑन टेल मी। 5 सर। रिलेटिव परमिटिविटी 10, इसका मतलब है कि 10 टाइम्स ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि 10 into एप्सिलॉन नॉट। और फोर्स इन दैट मीडियम कितना होगा, स्टेंजन एंगस, F not फोर्स upon कितना होगा, बोलो स्टेंजन। है एफ नॉट अपॉन, F not upon 10. ठीक। बस आखिरी सवाल करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सवाल ये है कि लेट अस सपोज वी हैव 2 चार्जेस Q1 एंड Q2। ओके, इनके बीच में सेपरेशन है D, और ये मीडियम है फ्री स्पेस। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, लेट अस सपोज वो F है। कितना लग रहा है फोर्स, F, ठीक। अब इन्हीं सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे Q1 एंड Q2 को हमने किसी दूसरे मीडियम लिक्विड में डाल दिया, ठीक। अब मैंने बोला कि लिक्विड में डालने के बाद जो फोर्स आया वो आया F अपॉन 4, ठीक है। यू नीड टू फाइंड रिलेटिव परमिट, जल्दी से निकालो, कम ऑन। Epsilon naught is equal to epsilon naught क्या पता. 10 times F upon 4. 10 टाइम्स कहाँ है बेटा, 10 times no sir.
इस क्वेश्चन में 10 कहाँ है? 10 तो है नहीं। कसक सर एक बार क्वेश्चन। दो चार्जेस हैं, उनको मैंने एयर मीडियम में रखा, फ्री स्पेस में, डिस्टेंस डी पे, तो फोर्स मान लो एफ आया। एफ नॉट या एफ एक ही बात है। उन्हीं सेम चार्जेस को दूसरे मीडियम में डाला सेम डिस्टेंस पे, तो फोर्स इज एफ अपॉन 4। रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट करना था। मैंने बताया ना पीछे कि परमिट फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी, है ना? Yes, sir. तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि फोर्स इन दैट लिक्विड विल बी इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन फोर्स इन लिक्विड, है ना? फोर्स यहाँ पे कितना है बेटा? एफ है, एफ नॉट की जगह पे एफ है, और लिक्विड में फोर्स कितना है बेटा? एफ अपॉन 4। क्या एफ ने एफ को मार डाला? यस सर। यस सर। तो एप्सिलॉन आर कितना होगा? 4। यस नहीं होगा या होगा? बोलो, होगा होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। बस यही करना था, यही करना था, बस सिंपल था या मुश्किल था? बोलो। इजी था। बहुत इजी था, बट आपने दिमाग नहीं लगाया। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने बड़ा कर दिया तो तुम। ये तो सामने सामने लिखा हुआ था ना f/4, तो याद था, हाँ है ना? हाँ, तो आपने नहीं किया ना, तो वो मैंने क्वेश्चन नहीं सुना था। क्वेश्चन नहीं सुना था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो पहली गलती माफ। ठीक है, चलो डन 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 हो गया। ओके, लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैंने आपको बोला कि दो चार्जेस जब प्लेस्ड होते हैं एट एनी डिस्टेंस r, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो होता है Q1 Q2 by r²। ठीक, if we have two charges Q1 and Q2 placed at distance r, then F is equal to K Q1 Q2 by r²। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो बच्चे दो चार्जेस नहीं है, ज्यादा हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं। लेट अस सपोज मेरे पास एक है यहाँ पे Q1, एक है यहाँ पे Q2, एक है यहाँ पे Q3 और एक है यहाँ पे Q4। 4 चार्जेस हैं। There are 4 charges we have. What I'm asking is that what will be the net force on Q4? Q4 पे टोटल फोर्स कितना होगा? ठीक, दिवाली पे तुमको किसी ने 5 रुपए दिए, वैसे देता नहीं कोई, मान लो किसी ने 5 रुपए दिए, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 20 रुपए दिए, किसी ने 50 रुपए दिए। टोटल पैसे कितने होंगे हर्षिता? सबको ऐड कर देंगे? यस सर। बस। तो मैंने पूछा कि Q4 पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो Q4 पे फोर्स Q1 भी लगाएगा, Q4 पे फोर्स Q2 भी लगाएगा, Q4 पे फोर्स Q3 भी लगाएगा। तो Q4 के ऊपर तीनों की वजह से फोर्स लगेगा, Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, और तीनों फोर्स को मैं अगर ऐड कर दूंगा तो नेट फोर्स ऑन Q4 निकल जाएगा। यस सर। मुश्किल था क्या? No, मुश्किल था क्या? नहीं ना? No, sir. यानी कि हाँ, बोलो कसक, F net on Q4 will be equal to, क्या करेंगे? फोर्स ऑन 4 Q4 ड्यू टू Q1 F41 प्लस फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2 F42 प्लस फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3। इन तीनों को अगर मैं वेक्टोरिकली ऐड कर दूं तो नेट फोर्स ऑन F4 निकल जाएगा। बोलो बेटा कसक। यस सर। नहीं समझ आया ना? सर कॉल आ गई थी। अच्छा कॉल आ गई थी, अभी समझ आया? नहीं समझ आया? यस सर, आ गया सर, आ गया। आ गया सर, आ गया, बहुत बढ़िया।
तो नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू vector sum of all the forces due to all the individual charges. Let me write the statement. The net force on any charge is equal to, ध्यान रहे वेक्टर सम, वेक्टर सम, क्योंकि डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है ना, क्योंकि सबकी दिशा अलग अलग है। देखो ये Q1 Q4 के बीच में फोर्स का डायरेक्शन अलग होगा, इस लाइन पे होगा, इस लाइन पे होगा। Q2 Q4 के बीच में फोर्स इस लाइन पे होगा, Q3 Q4 के बीच में फोर्स इस लाइन पे होगा। तीनों फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है, तो आप तीनों को एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते, वेक्टोरिकली ऐड कर। मैंने बताया ना वेक्टर में कि जब भी वेक्टर का वेक्टर क्वांटिटी हो, डायरेक्शन अलग अलग हो, तो आप वेक्टर सम ही कर सकते हो, स्केलर सम से आंसर नहीं आ सकता। तो नेट फोर्स, जब अगर फोर्सेस का डायरेक्शन सेम हो या ऑपोजिट हो, तो आप स्केलर से काम चला सकते हो, a प्लस बी, a माइनस बी, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कर सकते हो। ठीक है, सो नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है, ड्यू टू ईच इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, तो यहां से नेट फोर्स निकलेगा। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। दिखा देंगे बिल्कुल, आपके हुक्म सराखों पर। आप जिले इलाही है, मैं अनारकली। हो गया? यस सर, हो गया। ओके मैम। हाँ, तो अगर मेरे पास एक फोर्स था, दो फोर्स था, तीन फोर्स था, सबको मैंने ऐड कर दिया। अगर मेरे पास n चार्जेस होते तो ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, ये Q5 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो अब F नेट ऑन एनी चार्ज, मान लो F नेट ऑन, मैं पूछता हूँ Q2, कैसे निकालते बेटा, कैसे निकालते? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 F21, ठीक, प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, अच्छा 2 पे निकालना ना मेरे को, ठीक है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4, प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 5 एंड सो ऑन सो ऑन, सो प्लस फोर्स ऑन, लास्ट में n तक है, पहले n-1 है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू n। नेट फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ऐसे निकालेंगे। बोलो समझ आया? यस सर। अच्छा, एक सवाल देता हूँ, बहुत बढ़िया सा सवाल है, मजेदार है, मजा आएगा तुमको। ठीक, 3 चार्ज बॉडीज हैं, एक यहाँ पे है चार्ज, एक यहाँ पे है चार्ज, और एक यहाँ पे है चार्ज। यहाँ पे मान लो Q1 है, यहाँ पे मान लो Q, वैल्यू लिखो, ये यहाँ पे चार्ज है -2, -Q, यहाँ पे चार्ज है +Q, यहाँ पे चार्ज है +Q, ठीक है। Let us suppose this is vertex A, this is B and this is C. Okay, equilateral triangle है, distance is remain to be same, A, ये है 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री। क्वेश्चन क्या है वो देखो, फाइंड नेट फोर्स C वर्टेक्स पे, नेट फोर्स कितना होगा, जल्दी बताइए। मैं करता हूं पहला सवाल, देखो C के ऊपर +Q चार्ज है और B के ऊपर भी +Q चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल या अट्रैक्ट? रिपेल। तो C को
सी के ऊपर जो चार्ज है उसको बी जो है इधर रिपेल करेगा। दिस विल बी फोर्स ऑन सी ड्यू टू, ठीक, कोई दिक्कत? No, sir. ए के ऊपर माइनस चार्ज है, सी के ऊपर प्लस चार्ज है, तो अट्रैक्ट या रिपेल? Attract. तो सी के चार्ज को ए अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। दिस 120 विल बी degree. फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ये एफ सी ए और ये एफ सी बी, ठीक। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है और मैं इसको फर्दर पीछे की तरफ आगे प्रोड्यूस कर दूं तो ये भी हो जाएगा 60, Yes, sir. वर्टिकली अपोजिट। तो ये एंगल कितना होगा? 120. 120. तो दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स इधर है आपका एफ सी बी और एक फोर्स इधर है, यानी कि दो वेक्टर है। कसरत थोड़ी देर पहले कराया ना मैंने, वेक्टर को सॉल्व कैसे करते हैं। ये एफ, Yes, sir. इसको रिजल्टेंट कर देंगे, इसका रिजल्टेंट किधर होगा? वो इस साइड को। कहीं इधर होगा बीच में, Yes, sir. Yes. एफ नेट। इसी एफ नेट को कैलकुलेट करना है, ठीक। तो एक बात तो हमें अच्छे से पता है कि दैट एफ नेट इन वेक्टर फॉर्म विल बी इक्वल टू एफ सी बी और प्लस एफ सी ए, है ना? Yes, sir. ओके। सिर्फ हम सी पे लगने वाले, याद है क्लास 11th में तुमने पढ़ा होगा फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। हाँ सर, FBD FBD टेंशन में पढ़ा था। हाँ, FBD का मतलब ये है कि किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी जिस चार्ज पे लगने वाले फोर्स को, ऐसा नहीं कि जो फोर्स चार्ज लगा रहा उसको भी, ऐसा नहीं। जो सी के ऊपर फोर्स लगेगा सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट करेंगे, सी किसी के ऊपर लगाएगा उसको नहीं, ठीक है। ओके Yes, sir. ओके, FCB होना तो ये भी होगा कि यहाँ पे होगा FBC, इधर होगा FAC। तो हमें वो सब नहीं देखना, हमें सिर्फ देखना जो सी पे लगेगा, FCB और FCA। अच्छा, अब FCB का मैग्नीट्यूड निकालते हैं बच्चे, कितना होगा? KQ1, सी के ऊपर चार्ज Q, A के ऊपर भी चार्ज Q, K इंटू Q इंटू Q और डिवाइडेड बाई A square. A स्क्वायर, यानी कि KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अगर तुम FCA भी निकालोगे ना बच्चे, तो ये भी आएगा KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। Yes, sir. ठीक, यानी कि दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल है, ठीक। तो ये इस फोर्स को भी तुम चाहो तो F कह लो क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये फोर्स भी चाहो तुम F कह लो, कोई दिक्कत नहीं। जब इक्वल फोर्स अगर किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हो तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा इक्वल एंगल यानी कि हाफ एंगल 60 डिग्री पे ही होगा रिजल्टेंट। Yes, sir. तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन तुम इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना होगा? एफ नेट विल बी इक्वल टू, एफ नेट का मैग्नीट्यूड निकालो, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अंडर रूट प्लस KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अंडर रूट। ये एक काम करो ना, दोनों को F और F लिख लो, F स्क्वायर प्लस 2, ये लिखो F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F cos Theta. 120 डिग्री ना, इनके बीच में वेक्टर्स के बीच में एंगल तो 120 है। Yes. तो ये होगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120 डिग्री की वैल्यू बोलो फटाफट जल्दी से। -1. 1 -1. या -1/2। -1/2. हाँ, -1/2। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। देखो cos 120 डिग्री को क्या मैं cos 90 प्लस 30 डिग्री ले सकता हूँ? Yes, sir. ले सकता हूँ ना। अच्छा, अभी cos 120 डिग्री कौन से सेगमेंट, कौन से क्वाड्रेंट में होगा बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना। Yes, sir. ये देखो, ये होगा cos 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है और ये जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो cos 120 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अच्छा, जब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो 90 आने पे चेंज होता है, तो ये होगा साइन चेंज हो गया और 30 डिग्री। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस sin 30 लेंगे, sin 30 की वैल्यू
कितना हो गया -1/2, ठीक है। ओके सर, तो क्या लिखेंगे इनटू -1/2, क्या 2 ने 2 को मार डाला, तो क्या हुआ 2f² माइनस f², तो ये होगा √f², यानी कि f यानी कि kq²/a², ये होगा f नेट की वैल्यू। f नेट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकल गया, मैग्नीट्यूड होगा kq²/a², और एंगल कितना होगा यानी डायरेक्शन कितना होगा 60 डिग्री। आंसर हो गया। यानी कि इस सी पॉइंट पे जो चार्ज के ऊपर नेट फोर्स लगेगा वो इस दिशा में होगा। चार्ज ना रिपेल होगा FCB के डायरेक्शन में, ना ही अट्रैक्ट होगा FCA के डायरेक्शन में। चार्ज विल गो इन दिस डायरेक्शन ड्यू टू दीज टू फोर्सेस। देखो तो वेक्टर का एडिशन ऐसे होता है, समझ आया बोलो? यस सर। तो वेक्टर का ये पूरा एप्लीकेशन है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देता हूँ, आप सॉल्व करोगे? यस सर। सिंपल देता हूँ, ज्यादा मुश्किल नहीं। +q -q +q ठीक है, चलो प्लस ही रहने दो। ये a और ये a और ये a और ये मान लेते हैं वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, वर्टेक्स D। फाइंड f नेट। चलो कम ऑन, जल्दी से पहले फोर्सेस को रिप्रेजेंट करिएगा फिर सॉल्व करिएगा। फाइंड F net on C। यस आया आंसर? सर एक सेकेंड। Sir, I think 0. 0 क्यों? Hmm. 0 Sir, क्यों? q²/a²। देखो 2 सर, चारों हैं 2। 2f² सर, अच्छा 2a² f² सर। f²। अच्छा देखो B और C दोनों पॉजिटिव, तो रिपल्शन यस इधर। सर। Yes, sir. B और C दोनों पॉजिटिव, तो रिपल्शन 90 डिग्री। इधर। 90 डिग्री। A और C दोनों पॉजिटिव, तो रिपल्शन। यस सर। Yes, sir. क्योंकि A और C के बीच में, अच्छा A और C के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा? a²। a√2 ना। यस सर। हाँ, अगर स्क्वायर हो या कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर P और B दोनों सेम हो तो H की वैल्यू a√2 यानी कि P और B√2 होती है। Force on C due to B, this is force on C due to D,
दिस विल बी फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब 3 फोर्स आ गया, अब क्या करें, अब क्या करें? 3 फोर्स वाला तो हमने बताया नहीं पैरेललोग्राम में, तो वहां तो रिजोल्यूशन वेक्टर लगाना पड़ेगा ना, याद है कसक? यस सर। हाँ, तो ये एंगल कितना है? 90 degree. 90। और ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल? 60 डिग्री 45 डिग्री 45। 5 degree. 45 स्क्वायर, हाँ स्क्वायर का डायगोनल बाइसेक्ट करता है ना साइड को, तो ये बाइसेक्ट करता है ना एंगल को, तो ये 45। और अगर ये 45 तो ये भी 45 45। ठीक है, और अगर ये 45 तो ये भी 45 देखो इसमें 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि किसी 2 फोर्स को पहले सॉल्व कर लो और फिर उन दोनों का जो रिजल्टेंट आए उसको तीसरे के साथ सॉल्व कर लो। एक तरीका तो ये है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक 5 का नोट है, एक 10 का नोट है, एक 20 का नोट है, तुम्हें टोटल सम बताना है। एक तरीका तो ये है कि 5 + 10 15, 15 + 20 35। एक तरीका ये। दूसरा ये है कि 5 + 20 25 और 25 + 10 35। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, तो पहले FCB, FC और XCD की वैल्यू निकाल सकते हो। पहले ये काम करो, Fnet इज इक्वल टू FCB प्लस FCD और प्लस FCA, ये होगा। Yes. अब ये FCB की वैल्यू क्या होगी, FCB का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जब FCB का मैग्नीट्यूड निकालोगे आप तो ये होगा KQ² / A²। कोई दिक्कत? इसको मैं F मान लेता हूँ, Yes. ठीक। FCD निकालिए। FCD जब आप निकालेंगे तो ये भी होगा आपका KQ² / A²। इसको भी मैं F कह लेता हूँ। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है। अब मैं जब FCA निकालने जाऊंगा तो मेरे को डिस्टेंस दिख रहा है A√2, तो ये होगा KQ² / A√2 का स्क्वायर। तो ये होगा KQ² / 2A², यानी कि ये होगा F/2। ठीक, KQ² / A² बन गया F, और नीचे में 2 है तो F/2। तो ये देखो, ये हो गया आपका F और ये हो गया आपका F और ये हो गया आपका F/2। तो पहले F और F का रिजल्टेंट सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है और कितने डिग्री कितने एंगल पे आता है। देखो सिंपल है कि FCB और FCD के बीच में एंगल 90 है ना? यस सर। सोच के देखो बेटा, वेक्टर सबने पढ़ा हुआ है, वेक्टर सबको मैंने इसीलिए पढ़ाया है ताकि यहाँ पे अप्लाई कर सको। FCB और FCD के बीच में एंगल 90 है और दोनों फोर्स इक्वल है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में 45 डिग्री पे होगा। Yes. एग्जैक्टली बीच में 45 डिग्री पे होगा इनका रिजल्टेंट, एग्जैक्टली बीच में 45 डिग्री पे नहीं आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। Fnet1 जो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट वो FCA के डायरेक्शन में ही होगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? यस सर। समझ आया? Yes. बोलिए। तो जब आप Fnet1 निकालिएगा तो क्या होगा, √F² + F² + 2 × F × F × cos 90। तो ये हो गया 0। तो F² हो गया 2F², यानी कि ये हो गया आपका, यानी ये हो गया आपका √2F और F की वैल्यू KQ² / A²। तो ये हो गया √KQ² / A²। ये हो गया Fnet1। अब Fnet1 आपका 45 डिग्री पे इधर ही, ये F और ये F, ये हो गया 45 डिग्री पे, क्योंकि फोर्सेस इक्वल हैं तो एंगल हाफ आता है। देखो इसको तुम चाहो तो चेक भी कर सकते हो यार, tan α = 20 को फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये मानते हो आप A, ये मानते हो आप B, एंगल मैंने यहाँ से लिया है, ठीक है, A के साथ एंगल लिया है, तो ये होगा F × sin 90 डिवाइडेड बाई F + F × cos 90। तो ये तो हो गया 0, ऊपर बचा F × sin 90 की वैल्यू और 1, नीचे भी है F, तो F ने F को मार डाला, आंसर 1। तो if tan α = 1, तो tan 1 कितने डिग्री पे होता है, 45 पे, तो α = 45 डिग्री। तो देखो ये 45 आ गया। इसलिए मैंने कहा कि जब भी इक्वल वेक्टर्स हो
तो उनके बीच में एंगल जो भी होगा उसका हाफ हो जाएगा नेट का एंगल, यानी कि रिजल्टेंट का एंगल। और हमें दिख रहा है साफ साफ कि इसी एफ नेट के डायरेक्शन में ही एफ सी ए भी है, ठीक है। तो अब जो एफ नेट ऑन सी निकालना है, लिखो एफ नेट ऑन सी इज इक्वल टू एफ नेट वन और प्लस एफ सी ए। एफ नेट वन मतलब कि एफ नेट ड्यू टू एफ सी ए एंड एफ सी बी एंड एफ सी डी, ठीक। अच्छा, एफ नेट वन तुम्हारा कितना है, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एफ सी ए तुम्हारा कितना है, वो है एफ अपॉन 2, है ना, यानी कि होगा √2 एफ, ठीक है। चलो, तो अब निकालना है क्या है, अब निकालना है आपको एफ नेट का मैग्नीट्यूड। तो ये होगा अंडर रूट कितना, √2 एफ का स्क्वायर और प्लस एफ अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। √2 एफ का स्क्वायर होगा 2f स्क्वायर और प्लस एफ अपॉन 2 होगा एफ स्क्वायर अपॉन 4, अंडर रूट करिएगा तो ये होगा 4 टू 8 एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि ये होगा 9f स्क्वायर अपॉन 4, यानी ये होगा 3f अपॉन 2। तो नेट एफ नेट जो आया सी के ऊपर वो आया 3f अपॉन 2 और f की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये होगा 3k स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये होगा नेट फोर्स ऑन सी, नेट फोर्स ऑन सी, एफ नेट ऑन सी। और डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, 45 डिग्री, डायरेक्शन will be 45 degree from FCB and FCD, ठीक है, दैट्स इट। ये हो गया आंसर। नहीं समझ आया, बहुत गंदा क्वेश्चन था, लेकिन गंदा था, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है कसर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखो क्या करना है बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। मैंने जो वेक्टर पढ़ाया पीछे वो फिजूल का नहीं पढ़ाया, ऐसे नहीं, मतलब टाइम पास के लिए नहीं पढ़ाया, ठीक है। मुझे पता है कि कितना इसका एप्लीकेशन है, इसलिए मैंने पढ़ाया ताकि बच्चे इम्प्लीमेंट कर सके। और इसमें ये बहुत ज्यादा लेंदी नहीं, नहीं बेटा लेंदी कहाँ था आप। अच्छा, इसमें तुम सोचो मैंने किया क्या, मैंने सबसे पहले काम क्या किया, तीनों फोर्सेस का डायरेक्शन देख लिया। अब हमने तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकाल लिए, डायरेक्शन देख लिया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने तीनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड निकाली, ये और ये निकाली। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हमें दिखा कि दो फोर्स आपस में इक्वल हैं, ये वाला और ये वाला। अच्छा, ये दो इक्वल हैं और दोनों की एंगल कितनी है, 90 डिग्री है। ओहो, तब तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि इनका रिजल्टेंट डेफिनेटली 45 पे होगा इस दिशा में, तो मैंने रिजल्टेंट फट से निकाल लिया इन दोनों का। ये कितना है, √2f। ये तो मैंने बस ऐसे टाइम पास तुम्हें बता दिया कि एंगल जो है कि 45 ही आएगा, तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर रिजल्टेंट आ गया। अच्छा, रिजल्टेंट एफ नेट जो है वो इसी एंगल पर है, उसी लाइन पे जिस लाइन पे एफ सी है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जब वेक्टर होंगे, पैरेलल वेक्टर कसर, तो दोनों को अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे, है ना। यस। तो क्या करेंगे फिर, हमने एफ नेट ऑन सी इक्वल टू एफ नेट वन प्लस एफ सी ए। चाहो तो तुम अलजेब्रिकली भी ऐड कर सकते हो, अलजेब्रिकली भी दोनों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। cos 0, एक मिनट इनको एल याद है तो f का स्क्वायर और प्लस f अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सेम डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे, cos 0 डिग्री 2 इंटू √2f इंटू f अपॉन 2 इंटू cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, cos 0 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे cos 0 डिग्री, ये होगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब ये होगा एफ नेट ऑन सी विल बी इक्वल टू √2f स्क्वायर होगा कितना, 2f का स्क्वायर
और f अपॉन 2 होगा f स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस 2 इंटू f, इसको काट दो भाई, ये 2 से 2 कैंसिल और √2 इंटू एफ इंटू एफ √2f स्क्वायर है ना, √2f स्क्वायर, सॉरी ये वाला नहीं होगा कैलकुलेशन, ये वाला होगा √2f स्क्वायर, ये होगा कैलकुलेशन। तो यहाँ से आप लोग 4 एलसीएम, तो 4 टू जाए 8 एफ स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर और प्लस 4 √2f स्क्वायर, तो यहाँ से ये होगा 9f स्क्वायर और प्लस 4 √2f स्क्वायर अपॉन 4। इसको आप सेपरेट करोगे तो ये होगा 3 अपॉन 2, 9 अपॉन 4 एफ स्क्वायर और प्लस 4 अपॉन 4 यानी कि √2f स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3/2f स्क्वायर प्लस 2f, मतलब 3/2f प्लस √2f। ठीक है, तो यहाँ से तुम एफ नेट निकाल सकते हो आगे सॉल्व करके। ठीक, यही मेथड था, ये वाला नहीं होगा भाई, √3f नहीं हो पाएगा, सॉरी मैंने वो एंगल देखना भूल गया था कि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, यानी कि √2f प्लस f अपॉन 2 यहाँ पे डायरेक्टली कर लोगे तो तभी आंसर आ जाएगा। चलो आगे देखो, एक सवाल देता हूँ आप करोगे, ठीक है। चलो तुम्हें वो मुश्किल लगा तो अब मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। 0 डिग्री क्या बेटा? कुछ नहीं, ये तुम्हारा प्लस क्यू और ये तुम्हारा प्लस क्यू और ये तुम्हारा माइनस क्यू, प्लस क्यू, चलो तीनों प्लस। ठीक है, ये सी है, ये बी है और ये ए है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो एफ नेट ऑन सी बताओ, इस बार एफ नेट ऑन ए बताओ। चलो कम ऑन फाइंड आउट, एफ नेट ऑन ए बताना है आपको, एफ नेट ऑन ए। इसको ना तुम ऐसे भी कर सकते थे, एफ नेट ऑन सी इज इक्वल टू सिंपल √2f प्लस f अपॉन 2 करते तभी आ जाता है। 2 एलसीएम ले लोगे तो ये होगा 2√2f और प्लस ये f, तो ये होगा f इंटू 2√2 अपॉन प्लस 1 अपॉन 2, 2√2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी आंसर होगा। सिंपल है, जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं कसक तो हम उनके मैग्नीट्यूड को अलजेब्रिकली ऐड कर देते हैं, याद है? वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, तो नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। हाँ ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ये इतना कॉम्प्लेक्स मत करो, डायरेक्टली ऐसा करो आंसर आएगा। चलो कॉमन वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जो मैंने दिया। तीनों वेक्टर पॉजिटिव है, इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो तीनों फोर्स जो लगेगा, दोनों फोर्स जो लगेगा वो रिपल्सिव ही होगा। कमान हो गया। सबसे पहला काम क्या करना है, डायरेक्शन बताना है ना। यस सर, वो दोनों मतलब रिपल्शन हो रहे हैं दोनों में। हाँ, ये होगा FCA और ये होगा FCB। एंगल बोलो। ऑन ए बताना है ना सर? अच्छा सॉरी, ऑन ए बताना। यस 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 यस, ऑन ए। तो ये होगा FAB और Yes. ये होगा FAC। ठीक, Sir. एंगल बोलो। ये एंगल कितना है? 60। ये 60 होगा, वो भी 60 वर्टिकली अपोजिट। बस ये दो फोर्सेस हैं, यस सर। FAC और ये है FAB। एंगल 60। इसमें कोई शक नहीं है कि इनका जो रिजल्टेंट वो फोर्स 30 होगा वो, हाँ 30 डिग्री। हाँ, एफ नेट जो होगा वो 30 डिग्री पे होगा किसी भी एक फोर्स से। यस तो निकाल लो पहले मैग्नीट्यूड। तो एफ नेट ऑन ए विल बी इक्वल टू क्या होगा, FAC और प्लस FAB
ऐड कर लिया तो एफ ए सी का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो कितना होगा मेरे बच्चों, अंडर रूट के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। A square. ऐसे ही एफ ए बी का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। B square. दोनों फोर्सेस दोनों को सेम है F तो इनको हम एफ कह सकते हैं, इसको भी हम एफ कह सकते हैं। कह सकते हैं। इक्वल फोर्स है इसलिए 30 डिग्री पे लगा है ना। Yes अब sir. हमें एफ नेट निकालना है तो क्या करेंगे, एफ नेट का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 Plus इंटू 2 एफ इंटू and एफ F इंटू कॉस cos 30. 60 ना। 60 degree Cos 60. हाँ तो ये होगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 से 1/2 से 2 कैंसिल, तो ये होगा 3f स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 इंटू एफ यानी कि अंडर रूट 3 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए Then हो A गया। square. दैट्स Yes, इट, दैट्स इट। समझ आया? Yes sir. Easy था ये वाला. इजी था ये वाला। एक आखिरी टाइप का सवाल, थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल करते हैं, ठीक है। इस बार थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल कराता हूँ मैं, या एक और सवाल दूं मतलब प्रैक्टिस के लिए, Yes sir. एक और क्वेश्चन दूं। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इजी है। बस जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया बस वो कॉन्सेप्ट पे चलो, सवाल फटाफट बनेगा। ये मान लो प्लस क्यू, ये मान लो माइनस क्यू, ये मान लो माइनस क्यू, ये मान लो प्लस क्यू। अब एक चार्ज यहाँ पे है, ये ए और ये ए और ये ए और ये, यानी कि इस चार्ज से कितना दूर हो गया, इस चार्ज से हो गया कितना, ए Under root 2. एक काम करो, ये ए मत दो, ये मत दो, फिर तुम और परेशान हो जाओगे। इसको ए दो, ये ए, यहाँ पे एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू। Yes sir. क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स On Q. ऑन कैपिटल क्यू। सेम मेथड सेम प्रोसेस, जल्दी करो। Different charges repel each other. स्टैंजन तुम हो मीटिंग में, नहीं हो? Are you doing it or just sitting and like enjoying like a picture? हाँ भाई, देखो बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये ए मान लो और ये बी मान लो और ये सी मान लो और ये डी मान लो, तो बी वाला जो फोर्स है वो इसको इधर रिपेल करेगा। Yes sir. इस पॉइंट को ओ मान लो, ठीक है। तो ये क्या होगा, एफ ओ बी, है ना। Yes sir. ये इसको इधर रिपेल करेगा, FOD. अट्रैक्टिव है ना, सॉरी, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, एफ ओ डी, ठीक। अच्छा ए जो है रिपेल करेगा इधर की तरफ, एफ ओ ए, और जो सी है वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, FOC. एफ ओ सी, ठीक। तो Yes sir. इस ओ पॉइंट पे 4 फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये लग रहा है और एक ये। अच्छा एंगल कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर के डायगोनल्स सब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। 90 degree हाँ 90 डिग्री। तो ये है आपका एफ ओ बी और प्लस एफ ओ डी, और ये है आपका एफ ओ सी प्लस एफ ओ ए। Yes sir. सिंपल, आप सॉल्व करोगे। अब
यस सर 45 पे होगा वो। रिजल्ट नेट फोर्स कौन सा 45 पे 45 होगा? इनका नेट क्यू का नेट फोर्स होगा 45 डिग्री। अच्छा पहले एफ ओ बी तो निकालो तुम लोग। एफ ओ बी का मैग्नीट्यूड होगा ओ बी 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 बी, ये होगा के क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन ए बाय स्क्वायर। ए स्क्वायर। ठीक है, और इतना ही होगा आपका एफ ओ डी भी, और इतना ही होगा आपका एफ ओ सी भी, और इतना ही होगा आपका एफ ओ ए भी। यस सभी सर। इक्वल होंगे। ठीक, तो यस ये हाँ, तो इधर हो गया आपका 2f और इधर भी हो गया आपका 2f। ठीक है नहीं है? देखो एफ ओ बी और एफ ओ डी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को एफ एफ एल्जेब्रिकली नेट नेट एफ नेट 1 अगर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो एफ प्लस एफ डायरेक्टली ऐड कर दो। ठीक है, एफ प्लस एफ यानी कि क्या, एफ ओ बी, 2f। एफ ओ बी और एफ ओ डी के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली ऐड कर दो, तो ये होगा एफ प्लस एफ, ये होगा 2f। इसी तरीके से आपको एफ नेट 2 निकालना है मैग्नीट्यूड उसका, तो एफ ओ सी और प्लस एफ ओ ए को डायरेक्टली ऐड कर दो, 2f 2f तो 2f तो 2f इनका, 45। हाँ इनका रिजल्टेंट कितना होगा, ये होगा एफ नेट आपका। ठीक है, तो अब निकालना है एफ नेट, दैट विल बी इक्वल टू एफ नेट 1 और प्लस एफ एफ नेट। नेट 2। अब एफ नेट 1 और एफ नेट 2 के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, तो डायरेक्टली 90 आप डिग्री। लिखो एफ नेट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर प्लस 2f। प्लस cos 90 0 हो जाएगा, ये यस होगा सर 4f स्क्वायर, 4f तो होगा स्क्वायर वो 2f। 2f आंसर। ठीक है, 2f यानी कि 2 इंटू के इंटू कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, आंसर आ गया। अगर मेरे बच्चों चारों साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या होता? सर वो उस साइड जाता, वो वाला भी और वो वाला भी उस साइड जाता। तो फिर सारे के सारे का सॉल्यूशन। चारों पे पॉजिटिव चार्ज होता तो चारों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट दिशा में लगते और नेट फोर्स 0 हो जाता। यस यानी कि देखो चारों फोर्स, देखो चारों चार्ज अगर पॉजिटिव है, ये कॉन्सेप्ट आगे काम आने वाला है कि अगर ऐसा होता कि चारों तरफ यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, और यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज रखा है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज रखा है प्लस क्यू ओ पॉइंट पे, तो देखो ये इसको इधर रिपेल करता, ये मान लो चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 3, चार्ज नंबर 4, तो जो 1 है इसको इधर रिपेल करता, F1 लगाता, 3 इसको इधर रिपेल करता, प्लस प्लस है ना सारे, F2 और 4 F3 इसको इधर रिपेल करता, और 2 इसको इधर रिपेल करता। F2 देखो F2, F4, F1, F3 सारे इक्वल होंगे क्योंकि सभी के सभी इक्वल डिस्टेंस पर है और इक्वल चार्ज सब में इन्वॉल्व है। ठीक, यस तो सर। F3 F1 को काट देता, F4 F2 को काट देता, 0 तो नेट फोर्स 0 0। तो ऐसे समझ के चलो कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रखा हुआ है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स 0 होगा अगर वो इक्वल चार्जेस के सेंटर पे इंक्लाइंड हो इंटरनली, तब नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। 0 जैसे मान लो एक चार्ज इस तरीके से सर्कुलर प्लेट है, इसके ऊपर चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है। अब एक सेंटर पे यहाँ पे कोई बॉडी रख, कोई पॉइंट है, नेट फोर्स बताओ इस प्लस क्यू पे, 0 होगा। 0 देखो ये वाला जो है, ये वाला देखो ये जो है वो इसको इधर रिपेल करेगा, एक इधर इसको इधर रिपेल करेगा, एक इसको इधर रिपेल करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, नेट फोर्स अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, नेट फोर्स अल्टीमेटली 0। तो किसी इनक्लोज्ड बॉडी के अंदर कोई चार्ज रखा है तो उस पे नेट फोर्स हमेशा कितना होगा, 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। एक सवाल थोड़ा डिफरेंट है, इसमें थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन, यानी कि ये सवाल क्या दिया होता है, सवाल ये दिया होता है कि मान लो मेरे पास 2 चार्ज पार्टिकल है, ठीक, एक यहाँ पे है +2 कूलम और एक यहाँ पे मान लो +4 कूलम।
इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, लेट अस सपोज कुछ भी है, मान लो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेपरेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक। अब मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि किसी थर्ड चार्ज को फाइंड द position where a third charge be placed so that it is in equilibrium. अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में मैं थर्ड चार्ज को रखता हूं तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, ये सवाल है, यानी कि उसके ऊपर कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स काम ना करे, काम करे मतलब कि वो नेट फोर्स जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए, जीरो। ठीक है। तो वो थर्ड चार्ज कहाँ पे होगा? सिंपल सी बात सोच के देखो मेरे प्यारे बच्चों, सेंटर में सर। अगर मैं थर्ड चार्ज को मान लो कहीं यहाँ रखता हूँ, ठीक, तो ये मान लो चार्ज नंबर 1, ये मान लो चार्ज नंबर 2, तो चार्ज नंबर 1 चार्ज नंबर प्लस क्यू को रिपेल करेगा इधर की तरफ, यस सर, क्योंकि चार्ज नंबर 1 प्लस 2 क्यू है और आपका कैपिटल क्यू भी पॉजिटिव है, तो रिपेल ही करेगा, दूर से करेगा बट रिपेल तो करेगा ना। चार्ज नंबर 2 जो है ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी प्लस क्यू को रिपेल ही करेगा F2। तो जब दोनों फोर्स सेम दिशा में लगे तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता ना। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि नेट फोर्स जीरो। यस सर, ठीक है, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, ठीक है। अच्छा, लेट अस सपोज उस पॉजिटिव क्यू को हम प्लस 2 क्यू के साइड में रखते हैं, ठीक। तो जब इस प्लस क्यू को इधर रखेंगे तो अब F1 इसको इधर रिपेल करेगा और F2 भी इसको इधर ही रिपेल करेगा, यानी कि नेट फोर्स नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ क्योंकि सेम डायरेक्शन में लगा, यानी कि लेफ्ट साइड में भी रखने पे काम नहीं बना, राइट साइड में भी रखने में काम नहीं बना। सेंटर, यानी वीडियो क्यों हो जाता है। तो अब चार्ज को कहाँ रखें? अब इस प्लस चार्ज को हम कहीं ट्रायंगल शेप के, अच्छा, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज को अगर मैं बीच में रखूं दोनों के, तो क्या एग्जैक्टली बीच में रखूं या कहीं आगे पीछे रखूं? वो सर एग्जैक्टली बीच में। एग्जैक्टली बीच में रखने से काम नहीं बनेगा, 2Q छोटा है 4Q बड़ा है, तो अगर एग्जैक्टली बीच में रखोगे, इक्वल डिस्टेंस पे रखोगे तो 4Q ज्यादा फोर्स लगा देगा, 2Q कम लगा पाएगा, तो फिर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो 4Q के थोड़ा दूर 2Q के पास 4Q से दूर, एग्जैक्टली शॉर्टर चार्ज के करीब, यहाँ पे रखता हूं मैं प्लस Q, 2Q के पास। हाँ, कौन सो रहा है? मान लेते हैं कि हमने x डिस्टेंस पे रखा 2Q से। कसक, तुमको नींद आ रही है? सर, तुमको नींद आ रही है? नो सर, तो तुम अंगड़ाई क्यों ले रही हो? अच्छा, 4Q, ठीक है, चलो x डिस्टेंस पे रखा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा प्यारे बच्चों? 10 - x। यस सर, अब हमें दिख रहा है कि F1 फोर्स जो होगा वो इधर की तरफ होगा और F2 फोर्स इधर की तरफ होगा, तो इसमें भी रिपल्शन ही होगा। पॉजिटिव चार्ज को इक्विलिब्रियम में होने के लिए कसक F1 को F2 के इक्वल होना पड़ेगा, है ना? यस सर, यस सर। F1 का एक्सप्रेशन क्या होगा प्यारे बच्चों? K इंटू 2Q, K इंटू 2Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? x का स्क्वायर, और F2 कितना होगा? K इंटू 4Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 10 - x का स्क्वायर, K इंटू Q अपॉन 4 डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, तो कैपिटल Q का डिस्टेंस मैंने 2Q से x मान लिया और 4Q से 10 - x हो गया, ठीक है ना? समझ में आया? यस सर, अच्छा, क्या K ने K को मार डाला? यस सर, मार डाला। कैपिटल Q ने कैपिटल Q को मार डाला,
और 2q ने 2 1 4q 2 को 2 मार 2 डाला 2 टाइम्स। बच गया। x square is equal to 2 upon 10 to 10 minus ठीक है। अच्छा मैं क्या q को 2q को q कर दूं, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? तुम रोगे तो नहीं हर्षिता? no sir. ठीक है मत रोना। ठीक, तो मैंने 4 टाइम्स में कर दिया, इसके पीछे लॉजिक कारण है, बताऊंगा क्या कारण है। ठीक, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा बेटा, 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 4, है ना? चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो दैट एक्स स्क्वायर अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बोलो? यस सर। यानी कि x अपॉन 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। यस सर। अब तुम्हें समझ आया कि मैंने उसको 2q को क्यों बनाया, ताकि हमें यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर 1 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2 मिल हाँ। सके। अगर वहां पे 2 होता तो हमें रूट 2 आ जाता हमारे पास यहाँ पे। यस सर। अब कर लो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा मेरे बच्चों, 10x इज इक्वल टू 2x, 10x माइनस 10 सॉरी 10x minus 10। हाँ या ऐसे लिखो 10 माइनस x इज इक्वल टू 2x, यानी कि 3x इज इक्वल टू 10, यानी कि x इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। यानी कि स्मॉलर क्यू से 3.3 सेंटीमीटर दूर रखूंगा तो नेट फोर्स 0 होगा। समझ में आया? यस सर। यस सर, ओके। वो नहीं राइम्स नहीं पढ़ते थे बचपने में? हमने तो नहीं पढ़ा था राइम्स, हम तो छोटे थे उस वक्त, तो नर्सरी प्री नर्सरी जो है था ही नहीं हमारे गांव में, तो हम लोगों ने क्लास एक ही बार पढ़ना स्टार्ट किया क्लास 1 से, उसके पहले कुछ नहीं। ठीक, तो तुम लोग तो पढ़े होगे नर्सरी प्री नर्सरी केजी, हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, हैं? हम्टी डम्टी सैट ऑन ए वॉल, हैं? और कौन कौन से थे राइम्स? Johnny Johnny yes papa. जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, राइट? तो ये सब राइम्स, तो उसमें ना जब राइम्स पढ़ते, हाँ जब राइम्स पढ़ते थे तो एक एक लय निकलती थी, उसके लय, जॉनी जॉनी यस लाइक दैट, ट्विंकल ट्विंकल, तो एक लय के साथ, उसमें सिंपल इंग्लिश नहीं पढ़ते थे, वो राइम बना के पढ़ते थे, राइम उसका नाम ही था। अब ऐसे ही हम लोग राइम करते हैं। यस हाँ तो वही राइम तुम्हारे जबान पे अभी भी है ना? यस ओके। सवाल क्या है, वो सवाल इम्पोर्टेंट है। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू टीचर। ओके सो हाँ सवाल देता हूँ मैं इस बार बढ़िया वाला, 9-3, ठीक है। ये आपका है q प्लस q और यहाँ पे हम माइनस 9q। सोच के बताइएगा बेटा, जवाब दीजिएगा ना। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है, चलो 10 सेंटीमीटर ही है, प्लस q और माइनस 9q है, ठीक? ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है, सेम वही सेम चीज सेम सवाल, फाइंड वेयर शुड we place a third charge। सर एक तो हम उसको पहले माइनस के पास रखेंगे क्योंकि वो ध्यान देना, इस बार सोच के जवाब देना है बेटा, इसलिए मैंने लॉजिक बताया पहले कि मैं राइट साइड में क्यों नहीं रखूंगा और लेफ्ट में क्यों नहीं रखूंगा। मैंने लॉजिक बताया कि दोनों फोर्स सेम दिशा में हो जाएगा, क्योंकि इस पिछली बार दोनों चार्जेस पॉजिटिव नेचर के थे। तो ध्यान देना, इस बार भी आपको लेफ्ट राइट और सेंटर पे चेक करना है कि कहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा। जहां पे फोर्स अपोजिट दिशा में हो जाएगा ना, उसी रीजन में नेट फोर्स 0 होगा, ध्यान रखना, ठीक है? सर हम -9q के पीछे रख देंगे उसे। ओके ट्राई करो, Right फाइंड side वेयर में शुड बी उसको- प्लेस अ थर्ड चार्ज राइट साइड। right side के सर -9 के पीछे। हाँ एक सॉल्व करिए।
थर्ड चार्ज को कहीं भी रखेंगे, इसी लाइन पे रखेंगे ना? यस सर। यस, तो यहाँ रखा, मान लेते हैं यहाँ रखा बेटा। हाँ, तो ये चार्ज नंबर 1 और ये चार्ज नंबर 2, तो F1 तो अट्रैक्टिव तो होगा, है ना? रिपल करेगा। रिपल्सिव होगा very सर। good. और F2 अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्टिव Attractive होगा। बस मान लेते हैं ये चार्ज नंबर 2 से x डिस्टेंस पर है, तो चार्ज नंबर 1 से कितना डिस्टेंस होगा? 10 10 माइनस माइनस x 10 प्लस x। प्लस एक्स, सॉरी। Yes, हाँ, yes. अब सॉल्व करो फटाफट, चलो जल्दी सॉल्व करो। अब क्या मैं आंसर निकाल के दिखाऊं? हाँ, सर करते हैं। करो 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 करो। जो कर गया सो डर गया। नहीं, जो वो कर है? गया सो कर गया। जो कर गया वो जीत गया। हाँ, दोनों का मतलब अलग अलग है। जो कर गया यानी कि जिसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया वो कर गया, यानी कि सक्सेस कर गया। जो डर गया सो मर गया। कम ऑन, जस्ट डू इट, जल्दी करिए, 5:30 में तीसरी क्लास है। कम ऑन। के क्यू, बड़ा वाला क्यू, कौन है बड़ा वाला? बड़ा वाला क्यू, बड़ा वाला क्यू, अच्छा अच्छा, ठीक है। ये क्यू, हाँ, क्यू बाय F1 should be equal to F2 to 10 be प्लस the स्क्वायर। third charge in equilibrium, है ना? लिखेंगे यहाँ पे for equilibrium F1 is equals to F2 F2, तो ये होगा KQ into capital Q divided by 10 प्लस क्यू का, अच्छा स्मॉल q से 10 प्लस x का होल 10 स्क्वायर। क्यू का होल स्क्वायर। और एंड F2 कितना होगा? के क्यू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। K into capital K into 9Q। 9 नेगेटिव 9 क्यू। नेगेटिव की जरूरत नहीं, डायरेक्शन तो आपने फोर्स का दिखा दिया ना। यस सर। क्यू 9 अपॉन बाय एक्स स्क्वायर। x स्क्वायर K ने K को मारा, मार डाला हाँ 9 मार ने 9 डाला, डाला 9 बचा। कैपिटल Q Q ने को Q को कैपिटल मार Q को डाला मार डाला, तो ये होगा Cross x अपॉन multiply। 10 प्लस x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। होगा नहीं होगा बोलो? यस सर। yes. sir. और x अपॉन 10 प्लस x इज इक्वल टू 3 होगा नहीं होगा बोलो? यस सर। यस सर। अच्छा, तो फिर ये क्या 3x प्लस 10 इज इक्वल टू x होगा नहीं होगा बोलो? Yes. 3x प्लस 30। ठीक है, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 30, यानी कि x इज X is 10 15 है 10 से 30 10 15 2 से कुछ। अरे ठीक है, रुको 30 माइनस 30 क्यों आ रहा है? माइनस 15। एक Yes, मिनट रुको। माइनस 9 किसे चार्ज स्ट्रॉन्गर होगा? एक मिनट माइनस 9 किसे चार्ज स्ट्रॉन्गर होगा और इससे लेसर हो, इससे ओके, हमने ये चीज नहीं देखा ना। आप चार्ज को यहाँ रखोगे, यहाँ पे, पता है क्यों? कि देखो -9 क्योंकि जब करीब रखोगे तो फोर्स ये F2 की वैल्यू काफी ज्यादा होगी, और स्मॉल क्यू जो प्लस स्मॉल क्यू है वो डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है और चार्ज भी काफी कम है, तो F1 इसके इक्वल नहीं हो पाएगा, ये पोजीशन नहीं होगा, ये पोजीशन होगा, इस वजह से माइनस आ रहा था। इसमें तो उल्टा तो पुल्टा। कुछ नहीं हुआ, तुम ऐसे रहने दो, उसको वैसे रहने दो, बस काट देना उसको, जो क्रॉस इसलिए लगाना ताकि हमने चेक किया उसको। और ये होगा आपका F2 अट्रैक्टिव और F1 रिपल्सिव, Q के करीब, और ये होगा X और ये होगा आपका 10 प्लस एक्स। बस उल्टा कर देना है ना वहाँ पे, उसको 10 प्लस बस एक्स कर देना, उसको एक्स ऐड कर देना है। बस और कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही कर देना है बस। ये हो जाएगा आपका एक्स स्मॉल स्क्वायर क्यू से एक्स स्क्वायर और ये ये होगा 10 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक होल है? स्क्वायर हाँ, तो ये ऐसा होगा, तो ये होगा 1/9, ठीक है? ये होगा 1/3, और इसके बाद फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हाँ,
तो ये होगा 3x इज इक्वल टू 10 प्लस x और ये होगा 2x Five. इक्वल टू 10 x इज इक्वल टू 5 5 सेंटीमीटर। यानी कि स्मॉलर चार्ज से प्लस q से 5 सेंटीमीटर हम दूर रखेंगे तो जाके नेट फोर्स 0 होगा। Okay, ठीक sir. है, Thank तो you. हाँ Yes. थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैंने होमवर्क नहीं दिया ना कुछ, No, sir. No, इधर पे sir. होमवर्क कुछ नहीं Visual दिया, इधर पे एक सवाल देता हूँ पहली होमवर्क के लिए। क्लास में एक दिया था सब वो। पहली क्लास में दिया था, आज वाली क्लास में देता हूँ होमवर्क। सर मेरे को दिया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन होमवर्क। अच्छा तुमने कर लिया वो होमवर्क? नो सर, क्यों नहीं किया बेटा अब तक? सर हैं? टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं टाइम नहीं मिला। मिला? क्यों? तुम्हारी क्लास मैंने छोड़ी 3:30 पे, स्टार्ट किया 4 PM पे। हाँ सर, फिर मतलब नहा वॉक रही मतलब, थी। अच्छा ओके। तो ये है Q और ये है -4Q। Q and -4Q placed at a distance of 10 centimeter. Same है, find the find the position of third charge so that it is in इक्विलिब्रियम। Position. ठीक है डन। सर Yes, इसमें भी वही क्यू के आगे रखेंगे। हाँ इसमें भी तो ध्यान रखना कि इसमें भी देखो एक -Q है प्लस Q है, तो कहाँ रखना है आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर वही क्यू के Yes, उसमें sir. रखेंगे। हाँ स्मॉल Q के साइड, Yes. स्मॉल Q के और क्यू साइड। के साइड में रखेंगे, एकदम सेम है सर पिछले वाले की तरह। हाँ तो वैल्यूज अलग है, सॉल्व करिएगा। Yes. Yes, थोड़ा और चेंज कर दूं क्या मैं? नो नो नो, Pen दीजिए, सही तो है। इसमें बस एक लाइन चेंज करूंगा तो सिचुएशन सारा उल्टा हो जाएगा। यस चलो सर, कोई अगर बात आपने उसे प्लस कर दिया तो वो पूरा चेंज हो जाएगा। Yes. ठीक है, चलो 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 ठीक है। ओके ये एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको -Q बना लो, इसको -Q बना लो, 1 मिनट रुक जाओ, -Q बना लीजिए इसको। ठीक है वो सर फिर भी वहीं रखा जाएगा क्योंकि वो वीक है। ना ना नहीं, तब ना, तक ना। -4Q के पास रखा अच्छा जाएगा। हाँ, क्योंकि वो -4 के रिपल्शन पास होगा, रखे जाएगी। रिपल्शन होगा ना, सोच के बताइएगा, ठीक है? सोच अट्रैक्शन के। होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन। अब देखो कहाँ रखोगे तुम, करना सोचना, दिमाग लगाना घर पे बैठ कर। ठीक है? ओके।